हेलो प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम एक प्रभावशाली निबंध कैसे लिखें इस विषय में चर्चा करेंगे। हमने देखा है कि विद्यार्थियों को निबंध लेखन में सर्वाधिक दिक्कत आती है, तो आइए आज इस कक्षा में हम आपकी इस परेशानी को दूर करने की कोशिश करते हैं। आपको इसके लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत है ध्यान देने की। पहला है निबंध कहते किसे हैं। दूसरा है निबंध कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा, अच्छा निबंध लिखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चौथा है उदाहरण स्वरूप एक निबंध की रचना हम आपको बताएंगे। नंबर 1, निबंध शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। ये इसका आंसर है। निबंध कहते किसे हैं? नी प्लस बंध। इसका अर्थ है भली प्रकार बंधी हुई रचना, अर्थात वह रचना जो विचारपूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। निबंध मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, वर्णनात्मक। इन निबंधों में किसी स्थान, वस्तु अथवा पदार्थ से संबंधित विषयों का वर्णन किया जाता है। नंबर 2, विवरणात्मक। इन निबंधों में किसी घटना, कार्य, पर्यटन, खेल अथवा साहसिक उपलब्धियों से संबंधित विषय चुने जाते हैं। नंबर 3, विचारात्मक। ये निबंध धर्म, संस्कृति, राजनीति, विज्ञान, मनोवैज्ञानिक समस्याओं और सामाजिक बुराइयों आदि पर लिखे जाते हैं। नंबर 4, भावात्मक। इन निबंधों में भावों और कल्पनाओं की प्रधानता होती है। अधिकांशतः इनके विषय स्वयं लेखक से जुड़े हुए होते हैं। एक अच्छा निबंध लिखने के लिए हम निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, निबंध के विषय में सटीक जानकारी एकत्रित करना। नंबर 2, संबंधित विषय का क्रमबद्ध वर्णन। नंबर 3, विषय को निबंध के तीनों अंगों में सही रूप से प्रस्तुत करना। ये 3 अंग हैं। नंबर 1 प्रस्तावना, नंबर 2 मध्य भाग और नंबर 3 उपसंहार। इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। 5th है विषयानुसार दोहों, चौपाइयों, कविता की पंक्तियों अथवा महापुरुषों के विचारों का समावेश करना। नंबर 6 शब्द सीमा का ध्यान रखना। नंबर 7 विराम चिन्हों का उचित प्रयोग। नंबर 8 वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। वर्तनी मीन्स आपकी स्पेलिंग्स, मात्राएं। नंबर 9 प्रभावी समापन। जब आप समाप्त करते हो वो भाषा भी आपकी प्रभावशाली, आपके विचारों को व्यक्त करने वाली होनी चाहिए। अब देखिए, उदाहरण स्वरूप हम एक निबंध की चर्चा कर लेते हैं। शीर्षक है ऋतुराज बसंत। प्रस्तावना। सबसे पहला अंग होता है निबंध का प्रस्तावना। तो इसकी प्रस्तावना या भूमिका भी हम इसे कह सकते हैं। निबंध का आरंभ सशक्त व प्रभावशाली भूमिका से होना चाहिए। नंबर 2 मध्य भाग। मध्य भाग जो है हम कई हिस्सों में बांट सकते हैं, कई भागों में बांट सकते हैं। विषय को विस्तार पूर्वक स्पष्ट करना चाहिए। पहले कुछ शीर्षकों में, शीर्षक मीन्स पॉइंट्स में उसे बांट लेना चाहिए। जैसे बसंत को हम 4 शीर्षकों में बांट सकते हैं। नंबर 1 बसंत और प्रकृति, नंबर 2 बसंत और मानव, नंबर 3 बसंत के पर्व और नंबर 4 कवि और बसंत। अब ये छोटे छोटे शीर्षकों में हमने इसको बांट लिया है। उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर 3 उपसंहार। उपसंहार का मतलब होता है निष्कर्ष, यानी कि अंत। अंत यानी निष्कर्ष में अपनी बात प्रभावशाली तरीके से कहना अनिवार्य है। पूरे निबंध का सार या निचोड़ इस भाग में आ जाना चाहिए। हमें प्रकृति को सुंदर और हरा भरा रखने के लिए क्या करना चाहिए? समस्या का समाधान प्रभावी ढंग से लिखकर कविता की कुछ पंक्तियों का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो हमारा शीर्षक ऋतुराज बसंत है। इसमें हम इन तीनों अंगों को देखेंगे। अब देखिए, आप प्रस्तावना है। प्रस्तावना में कम से कम 8 लाइन, 6 लाइन से लेकर 8 पंक्तियों तक हम लिख सकते हैं। इसमें लिखा है प्रस्तावना में ऋतुराज बसंत के लिए, फाल्गुन मास के सुहावने दिन हैं, शिशिर ऋतु विदा हो रही है। मनुष्यों को थर थर कपाने वाला शीत अब अपने हाथ पैर समेट रहा है। अब प्रकृति रूपी सुंदरी अपना रूप संवार कर बसंत का स्वागत करती है। रंग बिरंगी चिड़ियाँ ऋतुराज के स्वागत में मीठे मीठे कर्णप्रिय गाने गाती हैं। कोयल अपनी सुरीली तान से बसंत का स्वागत करती है। खुशी की सीमा पार कर कलियां मुस्कुराने लगती हैं। बागों में फूलों की भरमार हो जाती है। भ्रमर आता है और उन फूलों को चूमकर उड़ जाता है। अब ये तो हो गया प्रस्तावना, पहला भाग।
अभी दूसरा भाग मध्य भाग कहलाता है, जिसको हमने 4 शीर्षकों में बांट दिया है। सबसे पहला बसंत और प्रकृति, बसंत और मानव, वसंत के पर्व, कवि और बसंत, ये मध्य भाग कहलाएगा। इस ऋतु में प्रकृति का सौंदर्य बड़ा ही निखरा हुआ जान पड़ता है। नायक बसंत ने प्रकृति की नायिका को बसंती साड़ी पहनाई है। सरसों के पीले पीले फूलों को देखकर मन मयूर नाच उठता है। तालाबों में खिले हुए कमल आंखों को बड़े ही अच्छे लगते हैं। लताएं मंद पवन के साथ अटखेलियां करने लगती हैं। पलाश तरु लाल फूलों के गहनों से लदा जाता है। ये बसंत और प्रकृति को एक्सप्लेन कर दिया गया है। उसके बाद बसंत और मानव, इसका संबंध आप इसमें पढ़ सकते हैं। बसंत के पर्व, इसके बहुत सारे उत्सव होते हैं, बहुत सारे त्योहार होते हैं, तो उनको इसमें स्पष्ट कर दिया गया है। कवि और बसंत, कवि और बसंत का क्या मेल है वो इसमें स्पष्ट हो जाता है, आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। और उपसंहार, उपसंहार मैंने जैसे कि आपको बताया ये अंत है, और इसमें आपको अपने विचार बड़े प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने हैं। तो ये बसंत ऋतुओं का राजा है। इस समय प्रकृति सुंदरी अपना सर्वोत्कृष्ट रूप धारण करती है। सभी प्राणी आनंद सागर की तरंगों के बीच डूबते उतराते हैं। नव आभा, नव स्फूर्ति, नव जीवन का दाता है बसंत। इस समय तो चारों ओर आनंद का एक सागर सा उमड़ पड़ता है। तो ये बहुत ही प्रभावी ढंग से यहाँ पर कुछ लाइनें अंत के लिए प्रयुक्त की गई हैं। हम आशा करते हैं कि इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप एक आकर्षक और प्रभावशाली निबंध लिख पाएंगे। आगामी कक्षाओं के लिए हम आपको ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। जल्द ही पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।